हो रही हो तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी सुख की बजाय दुख में जाने वाली है। अच्छा, जब बार बार कोई कर्जा मांगने आता है और बार बार कोई घर पे सुबह टोकने आ जाता हो तो सुबह का सुबह ज़िंदगी दुखी हो जाती है कि सुखी होती है जी? अब कोई सुबह सुबह ज़िंदगी का उसका इज्जत का ग्राहक बन के आ जाए तो ज़िंदगी तो परेशानी होगी। तो यही एक दुख का कारण है। और इसका एक पॉइंट आप समझना कि है क्या ये मामला। 1000 साल पहले, पूरे 1000 साल पहले एक, जैसे अपने पुजारी होते हैं ना, बाबा जी हैं मंदिर में या मस्जिदों में मौलवी होते हैं, ऐसे ही अंग्रेज़ों के पोप होते हैं। ईसाइयों में उनका पोप होता है और वो दुनिया के जो सबसे तगड़े पोप थे 1000 साल पहले, उसने सभी छोटे लोगों को बुलाया, छोटे पोप को, जितने भी छोटे मस्जिदों के थे। अगर ये चर्चा आपने सुन ली ना तो कुआड़ से फूल जाएंगे दिमाग के। बड़ी खतरनाक सी स्थिति है ये। थोड़ा थोड़ा तिरछा करना। तो उसने क्या कहा सभी को बुला के कि सुनो, परमात्मा ने हमें पूरी धरती का राज्य करने के लिए भेजा है। ईसाइयों को पूरी धरती का राज करने के लिए भेजा है। और ये जो बाकी लोग हैं जिनमें आत्माएं नहीं हैं, जो मैंने पहले बताया था, ये फालतू के लोग हैं। तो ये धरती पूरी अपनी है। तो इसको अब अपने को प्रयास करना है पूरी धरती अपनी बनाने का। तो सारे जो छोटे वाले थे वो बोले, अजीब बात कर रहे हो आप, ये कोई काम की बात थोड़ा लगती है। बोले केवल उतना करो जितना तुम्हें बताया गया। बोले जी ठीक है। ये साथ में एक बात चल रही थी, इसके साथ एक और विषय चल पड़ा। अच्छा आप देखो, अगर किसी देश में 9 महीने बर्फ ही बर्फ पड़ती हो तो वहां पे कितनी फसलें पैदा हो सकती हैं? ध्यान देना सारे। हमारे हरियाणा में, मतलब भारत में, हाँ, तो अपने पास ठंड भी पूरी है, गर्मी भी पूरी है, बारिश भी है। तो अपने को लगता है कि बड़े अच्छे अच्छे वातावरण आते हैं। एक समय हम बनियान में और कुर्ते में घूम रहे हैं और एक टाइम आएगा कि अपने को कई पहनने पड़ेंगे सर्दियों में। लेकिन ये चीज़ जो है ये अमेरिका में जो लोग हैं, इंग्लैंड में जो पोप है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सारा साल लगभग ठंड ही है। तो जिस जगह पे ठंड पड़ती है और सूरज नहीं निकलता ज़्यादा, वहाँ फसलें पैदा नहीं होती ज़्यादा। फसलें पैदा कहाँ होंगी? जहाँ धूप होगी, और जहाँ धूप नहीं होगी वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो इस देश में, भारत में, अगर कश्मीर में जाओ तो -45 डिग्री तापमान है। और अगर कन्याकुमारी, मतलब ऊपर से लेते लेते बीचों बीच जाओ कन्याकुमारी तक, -45 से लेके +50 तक तापमान है। अभी हो रहा है ना यहाँ पे 50। कितना तापमान हो गया ये? 90 डिग्री का अंतर। तो जहां इतना ज़्यादा तापमान का अंतर हो वहां दुनिया भर की फसलें पैदा होती हैं। इसलिए यहाँ आयुर्वेद में लाखों जड़ी बूटी पैदा हुई और आपके गांव में हुई। अच्छा, वो पत्ते तोड़ ले, कोई फोड़ा निकल गया तो पत्ता ये तोड़ के लगा ले, कोई फुंसी निकल गई तो ये लगा ले, जुकाम हो गया तो ये सूंघ ले, सिर दर्द हो गया तो ये सूंघ ले, ऐसे करके पता नहीं कितने सारे। अभी जो हमारे साथ ये हुआ पुलिस में और चोट लगी, तो कितने सारे साथियों ने, कितने जनों ने मेरे को बताया कि एक बाहर एक कबाड़ खड़ा मिलेगा, उसका नाम है हड जोड़। हमारे लिए वो कबाड़ है और हड्डियों को जोड़ने का, हड्डियों को ताकत देने की वो सबसे मजबूत औषधि है हड जोड़, हड्डियों को जोड़ने का। ऐसे करके लाखों औषधि है। तो वो जिस देश में इतना सारा पैदा होता हो और जिस देश में सारा साल बर्फ पड़ती हो, वहाँ खाने को तो कुछ है नहीं। तो भारत से कई हजार साल तक मेवे और मसाले और अनाज यहाँ से जहाज़ों में भर के जाते रहे। 2 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि बोरिंग सा हो रहा है, लेकिन
बड़ी गजब की बात आपको ये क्लियर होगी कि ये इतना सारा जाड़ जो यहाँ परेशान होके बैठे हैं, ये 1000 साल पहले की तैयारी से बुना गया है। आज अगर हम लोन में है ना, तो 1000 साल पहले तैयारी करी थी उन्होंने। और हम क्या सोच रहे हैं, हमारा लोन उतर जाए, बस भाई कागज पकड़िए लोन उतर जाए। ऐसा होता है क्या? कितनी बड़ी लड़ाई है ये। इसको जब समझ लेंगे तो हम दूसरों को समझा पाएंगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो जब यहाँ के लोगों के जहाज जाते थे तो वहाँ जिस देशों में कुछ पैदा नहीं होता तो वहाँ पे कुछ लुटेरे पैदा हुए, और उन 2 लुटेरों में वो लोग हैं जिनको हमारी किताबों में महान बताते हैं। वास्को डी गामा सुना है? वास्को डी गामा के बारे में बोलते हैं भारत खोज लिया उसने, जबकि वो तो लुटेरा था। अब क्या हुआ, आते आते 1492 में इनके झगड़े हो गए। एक जहाज था भारत की तरफ से गया, उस पे पुर्तगाली चढ़ गया और उस पे स्पेन का चढ़ गया। पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और स्पेन का था कोलंबस। ये दोनों चढ़ गए और इनके झगड़े हो गए। झगड़ा किस बात का? कि ये जहाज तो मेरा है क्योंकि मैंने पहले लूटा। कमाल का है ना। तो ये आने वाले जो 1492 का जो पोप था उस टाइम, ये वहां चले गए जी, हमारे झगड़े हो रहे हैं। कोई नहीं, वो व्यवस्थित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहां जगह मिलेगी पहुंच जाएंगे। करें शुरू। तो वे दोनों लुटेरे जो जहाज़ों को लूटते थे भारत से जाने वालों को, वे पहुंच गए फिर से उस ईसाइयों के पोप के पास, जिसका दादा ये कह रहा था कि पूरी धरती अपनी है और इसको कब्जा लो। तो उसने क्या कहा, भाई तुम भी बोले रह गए वास्को डी गामा को और स्पेनी वाले को। बोले तुम बोले हो यार, एक ही परमात्मा को मानते हो, एक ही संस्कृति को मानते हो, एक ही सभ्यता को मानते हो, एक ही परिवार को मानते हो, फिर भी झगड़ा कर रहे हो। बोला जी फिर हमारा जो जहाज लूटते हैं उसका समाधान क्या करें? तो उसने कहा जहाज़ों को मत लूटो, अब कुछ बड़ा करो। क्या बड़ा करो? बोला हम आज लंदन में बैठे हैं, 1492 में कह रहा है वो, हम लंदन में बैठे हैं, लंदन को मान लो केंद्र धरती का, इसलिए लंदन को 00 मिनट बोला जाता है टाइम का, पता होगा आपको। और दिल्ली को 5 घंटे 30 मिनट प्लस माना जाता है। लंदन से 5 घंटे पहले दिल्ली में सूर्योदय होता है, तो उसका टाइम है वो। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि धरती में केंद्र मान लो लंदन को, लंदन से पूर्व का जो देश है वो पूर्व है और पश्चिम के जो देश है वो पश्चिम है। तो एक को भेज दिया पूर्व में और एक को भेज दिया पश्चिम में। पूर्व में कौन आया? वास्को डी गामा भारत में। उसने क्या किया, पहले एक राजा के साथ दोस्ती करी, फिर उसी को मरवा दिया, फिर उसका राज्य हड़प लिया और फिर धीरे धीरे करके लपेट दिया सिस्टम। पीछे पीछे अंग्रेज आ गए। दूसरे ने अमेरिका में गया, वो अमेरिका उस टाइम भारत की तरह था, देसी अमेरिका। वहां जाके उसने 30 करोड़ के लगभग लोगों का कत्लेआम करवाया, गर्दन उड़वाई उसने, इतनी बड़ी साजिश खेली। तो देखो कितने खतरनाक दिमाग के लोग हो गए वो। तो जिस आदमी ने ये कहा था कि पूरी धरती अपनी है, उसने इन दोनों लोगों के माध्यम से पीछे पीछे पहले कंपनियां भेजी और 1763 में आके बैंक बना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, पहला बैंक बना दुनिया में, जिसने आज सबको लोन बांट रखे हैं। कितनी बड़ी सोची समझी चाल है ये। ऐसे ही नहीं हो गया कि भाई पूरी दुनिया कब्जे में ऐसी आ गई, ऐसे नहीं आती कुछ भी। और उसके बाद धीरे धीरे करके बैंक बढ़ते गए। फिर भारत में एक बैंक आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ फिर उसने दुनिया भर के बैंक खोल दिए। और फिर मैंने आपको 2 साजिश बताई थी। एक साजिश थी खेती को बीमार करके, समाज को बेरोजगार करके और लोगों को लोन देना, यही तो बताई थी। और दूसरी क्या बताई थी? एक और बताई थी ना, भूल गए, कोई बात नहीं। मतलब लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोन की तरफ बढ़े, कर्जे की तरफ बढ़े। और जिसके ऊपर कर्जा आ जाता है वो फिर
स्वाभिमानी नहीं होता। बताओ हो सकता है क्या? जिसको कर्जा देना हो क्या आंख उठा के या सिर उठा के जी सकता है? अरे जीने नहीं देगा जिसने कर्जा लेना है। तो आज उन्हीं बैंकों ने जिनका 1000 साल पहले चर्चा शुरू हुई थी, उस आदमी के अगली पीढ़ियों ने 1000 साल के बाद आज पूरी धरती को कर्जदार बना के और ये कह दिया कि ये धरती हमारी है। आप ही कहते हो ना, कागज कहां पड़े हैं? धरती के कागज कहां पड़े? बैंकों में। बैंक किसके? आरबीआई के। आरबीआई किसका? बैंक ऑफ इंग्लैंड का। बैंक ऑफ इंग्लैंड किसका? उन्हीं का। जो बात 1000 साल पहले वो कह रहे थे, 1000 साल बाद हम कह रहे हैं कि हमारी जमीन तो उनकी है। कितना बड़ा खेल उन्होंने खेला होगा, कितनी ज्यादा मेहनत उन्हें करी होगी। और इसके बीच में ऐसा नहीं है कि वो मरे नहीं होंगे, बहुत कुर्बानियां दी उन्होंने। लेकिन समस्या ये है उनकी मेहनत में और हमारी मेहनत में, वो किसी दूसरे का हक खाना चाहते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। अंतर है मेहनत का। इस बीच में इन्होंने क्या क्या काम किया देखो। एक आदमी इन्हीं का बीच में एक बार आता है और एक बात कहता है, 16 साल भारत में घूम के, पूरे भारत में 16 साल घूमा वो, जिसने भारत में अंग्रेजी चालू की। वो आदमी कह रहा है 16 साल घूमने के बाद 1835 में, भाई ये देश गुलाम नहीं बनाया जा सकता। दूसरों ने पूछा क्यों? बोला यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या? यहाँ पे बुजुर्ग जो है ना, बूढ़े, 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का बूढ़ा घर के बाहर बैठा रहता है। तो दूसरों ने पूछा फिर इससे क्या दिक्कत आई? बोले इससे दिक्कत यह आई, अगर आप थोड़े से पीछे बात करो 20-25 साल पहले, तो 20 साल के नौजवान का ब्याह कर दिया करते, 18-20 साल के लड़के की शादी हो जाया करती और 15-16 साल की लड़की की शादी कर दिया करते। तो एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, उसको 20-21 साल में, 18-19 साल में अगर शादी होती तो 20-21 साल में वो बाल बच्चों वाला हो गया। सबको पता है, ये हमारे परिवारों में ऐसा हुआ। अच्छा, जो बाप बन गया 20-21 साल में, वो दादा कितने साल में बन जाएगा? 40 में, 60 में, और दादा 80 में, एक पीढ़ी और 100 में एक पीढ़ी और 100 साल तक बहुत लोग जिए हैं, क्योंकि बीमारियां तो थी नहीं। अब एक चीज देखो, 100 साल का दादा, परदादा लगा लो, 80 साल का उसका बेटा, 60 साल का उसका, 40 का उसका और 20 का उसका, और 20 के को 1 साल का पोता बेटा। तो कितनी पीढ़ियां हो गई? 6 पीढ़ियां। तो जिस घर में 6 पीढ़ियां एक साथ जीती हों और वहां पे पूरी जिंदगी की बातें होती हों, तो जो बच्चा 1-2 साल का है, पता वो कितने साल का ज्ञान ले रहा है? 20 साल का ज्ञान तो अपने बाप का, 40 साल का ज्ञान अपने दादा का, 60 साल का ज्ञान उसके बाप का, 80 साल का ज्ञान उसके बाप का, और 100 साल का ज्ञान उसके बाप का। एक बच्चा 2-2.5 साल का अपने दादा में, अपने पिता और दादा के साथ बैठता है, तो वो 500 साल की कहानियां सुनता है। और जिसको इतने सारे उतार चढ़ाव पता हो, वो कभी मार नहीं खा सकता। इस बात को समझा उस अंग्रेज ने। देखो जी, आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं समझते किसी की कुछ भी, और वो हमारी सभ्यता की, हमारी जड़ों को समझ के चला गया। तो उसने ये कहा, जिस घर में एक बच्चा 500 साल का ज्ञान लेता हो अपने बुजुर्गों से, क्योंकि हर आदमी का अनुभव अलग अलग है, हर आदमी के उतार चढ़ाव अलग अलग है, हर आदमी की जिंदगी में संघर्ष, लड़ाई झगड़े, कमाई और पारिवारिक जो जिंदगी अपनी परेशानियां वो अलग अलग है। तो सब के सब अपने अपनी परेशानियों को वहां रखते हैं, और उन बातों को वो बच्चा भी सीख रहा है 2-3 साल का। इस बुजुर्गों की 6 पीढ़ियों की एक साथ सीखने वाली परंपरा को वो अंग्रेज कह रहा है ये गुलाम नहीं हो सकते भाई। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी पीढ़ियां गुरुकुलों में पढ़ती हैं, और गुरुकुल किससे चलते हैं? दान से। और गुरुकुल को चलाने वाला तो फकीर होता है, वो पैसा ही नहीं लेता, उसको लालच ही नहीं। एक वो लंगोटी बांध के रखता है, एक बोथा बांध के रखता, कुर्ता पहनने तो पहनने, नहीं तो वैसे ही से वो आचार्य है, तो वो तो कुछ भी नहीं उसको चाहिए।
तो गुरुकुल में पढ़ते हैं वो गुरुकुल आचार्य चलाता है, जिसमें पैसे नहीं लगते, और जो दान आता है वो किसानों से आता है। किसानी होती है, खेती वो गाय से होती है, और गाय हर घर की रसोई में सबसे मुख्य चीज़ है। कितनी सारी बात एक साथ उस आदमी ने 16 साल मतलब जांची आपके घर में। और एक सबसे बड़ी खतरनाक बात वो ये कह रहा है, राजस्थान और ये अपने पूरे भारत को तो घूमा ही घूमा, लेकिन इस एरिया को देख के उसने एक बात कही कि इन घरों में ना सोना चांदी गिन के नहीं रखते, तोल के रखते हैं, कितने किलो चांदी कितने ग्राम सोना। और मेरी दादी और मेरी ताई से मैंने सुना है, मेरी दादी कहा करती मेरे ब्याह में 3 धड़ी चांदी लेकर आई थी मैं, और ये तो सबको पता ही होगा। अब ये बात जो मेरी दादी ने बताई, क्योंकि मैंने उसके पाँव में इतने मोटे मोटे कड़े देखे चांदी के, फिर मेरे को वो बात याद आई अंग्रेज की जो उसने कही, तो वे दोनों बात एक जैसी हैं। अगर मेरे घर में 5 चाचा ताऊ और मेरी दादी है, सबके पास अगर 2-2 3-3 धड़ी चांदी है, तो ये तो क्विंटल में बढ़ेगी। अगर क्विंटल है तो ढेर ही लगेगा, है जी। 6 जनी है, 15 6 90, तो 90 किलो तो यही हो गया। और किसी के पास थोड़ी ज़्यादा, किसी के पास कम। और जो बड़े जमींदार और बड़े अमीर होते होंगे, उनके तो कमरे भरे रहते होंगे। तो उसने ये कहा, भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, भारत से निकलो, इसको कभी भी आप नहीं गुलाम बना सकते। और जो पोप ने बोला था 1000 साल पहले कि हम पूरी दुनिया पे धरती का मालिक हो जाएंगे, ये बैम की बात है, फालतू की, दिमाग में कचरा, अपने घर चलो। लेकिन एक ने पूछा कि इसका कोई समाधान नहीं है इसका, तो उसने खुद बताया हो सकता है भाई एक समाधान। बोले क्या? बोले कि इनके गुरुकुलों को खत्म कर दो। कैसे खत्म करो? टैक्स बढ़ा दो। कितना टैक्स बढ़ाया? अगर आपने 100 रुपये दिहाड़ी करी, 97 सरकार ने ले लिए। 3 रुपये में रोटी चलेगी कि दान करोगे? रोटी भी नहीं चलती। तो जैसे ही टैक्स बढ़ा, लोगों की पेट सिकुड़ गए, लोग मरना शुरू हो गए, और बहुत बड़े बड़े अकाल आए उस टाइम। भूखमरी से लोग मरे। किसने मारे? अंग्रेजों की उस साजिश ने कि सारा ही हड़प लिया। और आज धीरे धीरे हर कोई उस चंगुल में आया। तो फिर उसके बाद में गाय काटना शुरू कर दी। गाय खत्म करो, गाय काटी। ये 3 बजे वाली बस है क्या आपकी? कल सुबह को जल्दी आना है, 2-3 घंटे का है कल। और सुबह वो जो आज सरपंच बहन जी कहाँ है? बाहर है क्या? बहन जी का आदेश था कि जो अपने को वो चिट्ठी लिख के भेजनी है वो सुबह भेजें। कल और ज़्यादा लोग आएंगे तो एक और मजबूती से भेज देंगे। आपकी सहमति है ना इनकी? ठीक है, बैठ जाओ। कभी आज जाके बोलने ले भाई आज ही बका दिया इस भाई ने। ठीक है, तो देखो कितना कमाल करा उन्होंने। गुरुकुल खत्म किए, गाय काटना शुरू करी, आयुर्वेद को खत्म किया, और ये तीनों खत्म होते ही किसान खत्म हो गया। फिर इन्होंने देखा गाय तो खत्म नहीं हो रही, स्पेशल सांड काटने के कत्लखाने खोले ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ब्रीड ही ना रहे। तो जब बड़े लंबे समय तक ये भी काम उनका नहीं चालू हुआ और पूरा नहीं हो पाया, तो इन्होंने एक नई साजिश रची है 2011 में। अभी ये साजिश चल रही है, रुकी नहीं। 2011 में क्या किया? एक तकनीक निकाली कि अब केवल बछड़ियां पैदा होंगी। वो मतलब उसको भ्रूण लेंगे, सीमन लेंगे नर सांड का, और उसमें से उसको कुछ मशीन में घुमाएंगे, उसमें से बछड़ी का जीन अलग निकाल लेंगे, बछड़े का अलग, और मार्केट में देश में केवल बछड़े का ही जीन देंगे, बछड़ी का। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ज़्यादातर जो टीके आ रहे हैं वो बछड़ियों के दे रहे हैं। और ये काम जो है ये कंपनी का है, नॉर्वे और स्वीडन की एक कंपनी है, उसने इस टेक्निक का नाम रखा है सेक्स सेल टेक्निक। वो सेल निकालते हैं, फीमेल सेल, और वो बछड़ी ही पैदा करवाते हैं। ये खेल हो गया।
अब आप देखो, जिस कंपनी ने ये टेक्निक दी है उसने 10 साल टिक्के दे दिए, 10 साल टिक्के दे दिए, तो 10 साल में सारे के सारे सांड मर गए। और फिर वो कंपनी बोल दे कि भाई हमारा तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब हमारी कंपनी बंद हो रही है। तो आपका ये काम गाय गाय के साथ नहीं, ये गाय के साथ भी हो रहा है, मतलब भैंस के साथ। कुछ जल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। इसको देखियो भाई, इसके अंदर से कोई तार तो नहीं जल रहा हो ना, रबड़ के जलने की वो हो रही है ना। और देख लियो, बस ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, वैसे लग रहा है, मैं वैसे भी लग सका है। कोई नहीं, देख लेंगे। इससे एक चीज और आई, देखो अभी गाय और भैंस के केवल कटड़ी और बछड़ियों के सीमन वो दे रहे हैं, और थोड़े से दिन बाद ये भी बंद होने वाला है। तो आपके गांव में या आपके समाज में जिसको हम पशुधन बोलते थे, वो धन आपका अब खत्म होने वाला है। पशुधन, कभी भी हमारे बुजुर्गों ने कागज के नोटों को धन नहीं बोला। धन है पानी, धन है स्वास्थ्य, धन है जमीन, धन है पानी, धन है हवा, जो असल में जिंदा रहने के लिए है। धन है अनाज, धन है फसलें। कागज को कभी धन की श्रेणी में लाया ही नहीं गया, और आज इन सारे धनों पे कब्जा मार लिया इन्होंने। अब आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं। अब जो पानी आ रहा है ट्यूब, इसका टुंटियों का, उस पे भी किराया लगाने की चालू कर रखी है इन्होंने। अगर कोई एक से ज़्यादा भैंस रखेगा तो उस पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और 10,000 रुपये, पता नहीं 20,000 रुपये का सालाना टैक्स देना पड़ेगा। इस ऐसे ऐसे कानून ये लेके आ रहे हैं। और एक और खतरनाक कानून जो कमाल का है, इसको आप समझना। एक टेक्निक आई ART, पशुओं के लिए आई सेक्सुअल टेक्निक, वो सीमन बदलने वाली। एक टेक्निक आई लोगों के लिए। पहले जब IVF होता था, यानी टिक्का लगा के बच्चा पैदा करने की स्थिति थी, तो उस समय क्या होता था, अगर माँ को कोई दिक्कत है शरीर में, तो जो बीज है वो बाप का ही होगा। अब ये लेके आए ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। सर्च कर लेना भाई, जिसको थोड़ी अंग्रेजी अगर आती हो तो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारा इंटरनेट बोल रहा है। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब ये कह रहे हैं हमारी मर्जी चलेगी, गांव में कितने बच्चे पैदा होंगे और कितने नहीं होंगे, और कौन बच्चा पैदा कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, इसका तय भी अगले 2 साल बाद सरकार करेगी। ART में ये पढ़ना आप इसको। और दूसरी बात, पहले ये पक्का था कि माँ बाप से एक बच्चा होगा, उसी माँ बाप से, पति पत्नी से। अब ये पता ही नहीं कि किसका सीमन रख देंगे। तो अब ये देखो, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और इससे ज्यादा समाज में गिरावट की बात हो सकती है क्या? और ये बीमारी धीरे धीरे करके हर घर में घुस गई, क्योंकि हम खा ही ऐसा रहे हैं। तो 1000 साल पहले की वो जो परंपरा है, उस परंपरा ने क्या किया, हमारे बीच में लोगों को, गद्दार लोगों को पकड़ते चले गए, उनको ताकत देते चले गए, स्वार्थ देते चले गए, और हमारा समाज टूटता चला गया। आज अपने पास कुछ भी नहीं बचा। मैं एक तस्वीर देखता हूं कई बार। कौन सी तस्वीर? भारत की तस्वीर। क्या क्या था उसमें? उसमें बहुत सारे रंग थे। जैसे हम कई बार बच्चों की किताबें देखें तो उसमें कुछ फोटो मिला है, तो उसमें रंग है। तो एक अपने भारत का भी तस्वीर है, राजस्थान की भी। आप एक चीज देखो, 28 राज्य हैं भारत में। 28 के अलग अलग राज्यों की औरतों को उनकी अपनी साड़ी पहना के खड़ी कर दो, आप अलग से पहचान लोगे, ये हरियाणा की, ये राजस्थान की, ये गुजरात की, ये मध्य प्रदेश की, ये वहाँ की, ये वहाँ की, ये वहाँ की। और ये जो ये टी शर्ट और ये
जीन्स और ये पहनने वाले, इनका कोई पता नहीं इनका कौन मार कौन बा, क्योंकि हमने अपनी जड़ें खत्म करी है। तो मैं जिस भारत की उस तस्वीर की बात कर रहा हूं, उसमें क्या था? उसमें परिवार था, परिवार का रंग था, उसमें मर्यादाओं के रंग थे। और आज क्या हो रहा है? आज माँ बाप तो फालतू के हैं, बाहर कहीं धक्के खा रहे हैं। तो मर्यादा का रंग हमारा चला गया, प्यार का रंग हमारा चला गया, समाज में न्याय का रंग हमारा चला गया। मैं उधर कैथल में बात कर रहा था कि अपने समाज में आपने भारत देखा है? कोई बोलना ही नहीं, वो भारत नहीं देखा। बोले ना, अच्छा मैं दिखाता हूँ। किसी भी ब्याह शादी में एक साथ 50, 60, 70 या 100 महिलाएं बैठ के एक ही लहजे का गीत गाते देखी आपने? बोलती नहीं, देखी है ना? तो वही तो भारत का रंग है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपनी बच्चियों को गीत गाते टाइम नहीं बैठाते। और देखो कमाल क्या था, गीत भी कैसे थे। मैं इस पे काफी ध्यान दिया। जब मेरा ब्याह हो रहा था और मैं बारात में जा रहा था, तो एक गीत गा रही थी, मेरी दादी भी थी और चाची ताई बुआ और वो सारा परिवार था। मेरे को गीत के वो लहजा तो याद नहीं, उसके शब्द याद है। जब तू आगे जाएगा तो तेरे को तेरा ससुर मिलेगा, तो उसमें तेरे को अपना बाप देखना है। तेरी सास मिलेगी तो तेरे उसमें माँ देखनी है, और तेरी साड़ी मिलेगी तो अपने बहन जैसे देखनी है, साला मिलेगा तो छोटा भाई देखना है। मतलब शुरू से लेके और जब तक वो गीत खत्म होता है, ये बता दिया तेरी नजर है ना सीधी होनी चाहिए। क्योंकि समाज की मर्यादा है, उस समाज की मर्यादा में एक जवान जब हो जाता है, उसको एक पत्नी की जरूरत है, एक पत्नी को एक पति की जरूरत है, ये मर्यादा है। तो इस मर्यादा में हम तेरे को डाल रहे हैं, और ये तेरे को मांगने की जरूरत नहीं, ये समाज की हालत है, तो समाज अपने आप दे रहा है तेरे को। एक बाप को पता होता है कि उसके बच्चे को कब क्या क्या जरूरत है पूरी जिंदगी, तो वो समाज दे रहा है, तो मर्यादा में रहो। और वो एक भजन ये कह रहा है कि तेरे को ऐसे ऐसे चलना है। फिर जब 2-3 दिन पहले वो गीत चल रहा था एक मेरी बहन की शादी में, तो वो क्या कह रहे हैं? बीच गली बैठ खड़ी होके बतलाइए मतना, सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ इधर भी होगा, गोस्से पे गोस्सा फोड़िए मतना, ऐसे पता नहीं क्या क्या था। क्या था वो? वही तो भारत का रंग था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? हमें लगता अरे मेरी बेटी तो पढ़ने वाली है, जींस वाली ना, तू तो बैठ अपना पढ़, मैं जा आऊंगी 2 मिनट टाइम पास करना। जहां हम इकट्ठे बैठ के अपने बच्चों को मर्यादा सिखाते थे, आज हम ये कहने लगे वहां जाकर आना, बस वैसे तो बड़ा लाड प्यार है नहीं, फिर भी समाज के डर तक जाना, मैं जाकर आ जाऊंगी थोड़ी देर। ऐसे ही तो चल रहा है ना। ये गलत हो रहा है अपने बच्चों के साथ। हम क्या कह रहे? चल खेत में तो हम जाएंगे, तू पढ़। अच्छा कोई नहीं, पानी तो पशुओं ने मैं पिला दूं, तू पढ़। अच्छा मैं उस जगह जाना, तू पढ़। मैं और उसको कुछ नहीं सिखाया बच्चे को, और जब वो बड़ा हुआ और नौकरी मिली नहीं, अब वो किसी काम का नहीं है। सोचना पड़ेगा माताओं, मेरे को तो भीतर में मतलब खून निकल तो सकता नहीं, पसीना तो निकल रहा, पर खून भी नहीं हुआ पड़ा है 24 घंटे। अरे मेरे सामने मेरे बहन भाई मेरा परिवार मर रहा है, मैं जी कैसे सकता हूं? तिल तिल करके कोरोना के टीके ने गांव में एक भी बूढ़ा नहीं छोड़ा। बताओ पगड़ी वाला कोई बूढ़ा हो तो आपके गांव में? एक आध शायद कोई बचा हो गलती से। सारे बुजुर्गों को खा गए ये। और ये बुजुर्गों को क्यों खा गए? क्योंकि इनको पता है एक बूढ़ा भी अगर लाइन पे बच्चों को लगा गया ना, तो सारे सिस्टम को फिर खराब कर देंगे ये। मैं एक प्रयास कर रहा हूं। अभी इन्होंने क्या करा, दाइयों को खत्म कर दिया। दाई नहीं है ना, कोई सीधी छड़ी बच रही है, लेकिन उसके पास केस नहीं जाते, क्योंकि आंगनवाड़ी वाली और आशा वर्कर उसके पास केस नहीं जाने देती। और अगर केस जाए और वो डिलीवरी करवा दे, बच्चे का जन्म करवा दे, तो उसके ऊपर FIR करवा दे वो। मेरे को ऐसी 20 दाई मिली, क्योंकि मैं इसी खोज में घूमता हूँ आजकल कि कुछ बच रही है क्या।
अगर बच रही हो तो उनको दोबारा तो फिर अगली पीढ़ी के कुछ को सिखा दें ताकि उनका ज्ञान बचा रहे। मेरे को जितनी दाई मिली, असल में जनने वाली माँ से पहले नंबर पे दाई माँ को बोला गया, क्योंकि असल में तो जन्म देने वाली वो है, जो बचा लेती है। तो जब मैं 20 दाइयों से मिला हूं, एक भी दाई ने ये नहीं कहा कि मेरे से कोई बच्चा जन्म करवाते टाइम परेशानी आई। 50-50 साल हो गए उनको। उन्होंने कहा मैंने सभी ने एक भी बच्चा मैंने कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। और जितने बड़े बड़े डॉक्टर अपने आप को ये कह रहे हैं कि MBBS और MD हैं, उनको वो चैलेंज करती हैं कि मेरे पास आओ और ज्ञान पूछो। उन आरामखोरों को कुछ नहीं पता। माँ के गर्भ में बच्चा आते ही वो कहते अब तो ऐसा कर, बेड पे पड़े रहना 9 महीने, सरकना नहीं। क्यों नहीं सरकना? क्योंकि 9 महीने बाद उनको पेट काट के 1 लाख रुपए का बिजनेस भी तो करना है। बोला कि उन्हें दाई बताऊं, बुमड़ा गजब का ज्ञान मिला उनता है, लेकिन इतने सारे ज्ञान का मैं अकेला क्या करूंगा अगर मैं ही लेता रहूं तो वो दाई क्या बता रही, बहुत सारे आवेंगे, डॉक्टर ने डरा दियो, बच्चा तो उल्टा है, बच्चा तो टेढ़ा है। और वो क्या करे फिर, वो दाई ऐसे पेट का हाथ लगावे, ऐसे घुमावे, बोले जा, और वो डॉक्टर को पता भी नहीं चलता ये कैसे होगा, वो तो उल्टा था। जिसके पास 50-50 लाख की मशीन है, जिसने कई करोड़ रुपए डॉक्टरी करने में खर्च कर दिए, वो तो बेवकूफ है। और जो अनपढ़ औरत जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, वो इतनी ज्ञानी है, उसको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, उसने हाथ लगाया और ठीक कर दिया। हमने उनको बेवकूफ मान लिया दाइयों को। असल में असली डॉक्टर नहीं तो वो है, और हमने उनको बोला कि बना दिया, और दाई है चलो ठीक है दूर रखो। कमाल है। जबकि वो तो मेरी मां से पहले नंबर पे जिसने मेरे को स्वस्थ पैदा करवा दिया। भाई इनको बोलना थोड़ा सा, नहीं ये है ना, बोल रहे हैं बार। मेरे गांव की जो दाई माँ है, 75-80 साल की बुढ़िया है, वो ये कह रही है भाई मैंने तेरा गांव है ना 70% पैदा करवा रखा अकेली दाई ने। मतलब 24,000 लोगों का गांव, और वो ये कह रही है कम से कम 18,000 तो मैंने पैदा करवाए हैं। और जब डॉक्टर भी नहीं थे, कितना ज्ञान होगा उनको। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप में से ऐसी कोई इच्छा बने तो हम ये कर रहे हैं, बहुत सारी दाइयों को हम मिल रहे हैं, उनमें से कुछ तैयार हो रही हैं कि भाई हम अपना ज्ञान दे देंगे आगे। सुनो जी, एक बार इधर ध्यान दो, बड़ी काम की जरूरी बात है ये वैसा काम बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा पेड़ जो बहुत तेज तूफान में गिर गया, लेकिन उसकी जड़ बची है बस, अगर नहीं संभाला गया तो वो जड़ मर जाएगी और सूख जाएगा वो। हम ऐसे पौधे को, अपने देश की जो मैंने व्यवस्था बताई, अपने देश का ऐसा रंग बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, तड़की आना इनका, ठीक है। राम राम ताई। सुबह है ना, क्या करना, अगर 9 बजे आ जाते हो ना तो 12 बजे आप फ्री कर देंगे। जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, फिर अपना काम संभालेंगे। अच्छा, ये चर्चा काम की थी? बोलो जी एक बार, ये काम की थी कि चर्चा की? ऐसे ठीक है बस टाइम पास हो गया, काम की थी। तो मैं एक बात आपको बोलूं, अपने जो सारी समस्याएं हैं वो तो आप ख़त्म कर ही लेंगे। एक चीज़ है, हम अभी क्या कर रहे हैं, 3 तरीके की औरतों को मांग रहे हैं समाज से। एक तो दाई हो गई, वो तो मिल ही जाएंगी 15-20, कोई दिक्कत नहीं। एक वो जो गर्भवती माताएं हैं,
और जिनको लगता है कि हमें डॉक्टर के बिना बच्चा पैदा करना है वो, और तीसरा वो जो दाई यानी डॉक्टर, मैं दाई नहीं कहता आजकल, मैं तो अपनी भारतीय डॉक्टर कहता हूं उनको, वैद्या, जिसने कभी दवाई की तरफ हमें जाने ही नहीं दिया। अगर आप थोड़ी देर बैठ जाओ तो ख़त्म ही कर देंगे इसको, ज़्यादा देर नहीं बात करेंगे, अभी जल्दी ख़त्म करते बात। क्या टाइम हो गया? 3:30, बस जल्दी करते हैं। ये ध्यान दे लो थोड़ा सा, वो पहले से आपने बड़ी गंभीरता से सुना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चर्चा है। तो आप में से या आपके सर्कल में कोई ऐसी बहन, कोई माँ, कोई चाची, कोई ताई, कोई भी अगर इस डॉक्टरी को सीखना चाहे, क्योंकि पहले वाला काम अब नहीं रहेगा, अगर आप इस काम को करोगे तो डॉक्टर की तरह आपको भी उसका सहयोग मिलेगा। अगर एक डॉक्टर के पास कोई बच्चा पैदा हो तो लाखों ले लेते हैं, अगर एक अपनी देसी डॉक्टर नहीं अगर बच्चा पैदा करवाए तो 2-4 हज़ार तो उसके भी बनने चाहिए। और जब, क्योंकि ये जो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ये भी तो पैसे के लिए लगी हैं, लेकिन ये तो बर्बाद कर रही हैं। अगर हमारे समाज की, चलो दाई को माई कह दिया तो फिर दाई तो दाई है, दाई माँ अगर बनना पड़ जाए और उतने ऊंचे ज्ञान के साथ बनना पड़ जाए और उसमें से, समाज में से उसको घर का खर्च भी निकलना शुरू हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो डॉक्टर बन रहे हैं। तो इस तरीके की देसी डॉक्टर बनाने का अपना अभियान है। अगर आपके सर्कल में या आप में से किसी का मन करे तो सरपंचनी बहन जी को बताना। आप बहुत जल्दी इसको एक ट्रेनिंग के रूप में शुरू करेंगे ताकि हमारे पास वो पति पत्नी, वो जोड़ियां भी आ जाएं जिनकी घरवाली गर्भवती है, ताकि उसको देख के दाई अगलों को सिखा दे और उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो ये परंपरा इस पूरे समाज के और गांव के और इस परिवार के सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये परंपरा अपने को दोबारा पैदा करनी पड़ेगी, नहीं तो नीतीश कुमार की लैब में बच्चे पैदा होते दिखेंगे कि आज उसमें सीमन डाला और कल 24 घंटे बाद वो बच्चा आ गया, मशीन का बनाया गया। और वो नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनाया है क्या? पता नहीं, है ना, कुछ तो बड़े मंत्रालय मिले हैं उसको। चलो कोई नहीं, होता एक आदमी है। कहने का मतलब ये है, आज अपनी ज़िंदगी पे, अपने बच्चों की ज़िंदगी पे चारों तरफ सांप फन उठा रहे हैं, चारों तरफ, समाज में, पैसे में, नौकरियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय में, चारों तरफ चोर बैठे हैं। आप न्याय मांगने जाओगे तो पुलिस वाले खा जाएंगे, स्कूल में जाओगे तो स्कूल वाला क्या करेगा, फीस भी लेगा, वर्दी भी अपनी जेब से देगा, किताबें भी स्कूल से देगा, पेंसिल भी स्कूल से देगा और इकट्ठा पैसा लेगा। यानी स्कूल कम, व्यापारी ज़्यादा हैं। हो रहे ना ऐसे ही? तो वहाँ पे भी लूट गए, न्याय में भी लूट गए। समाज में जाओ तो समाज में कोई किसी का है ही नहीं, वो भी लूटे पड़े। कर्ज पैसे की बात, बैंकों में जाओ, अर्थ की बात करो तो वहाँ पे हर कोई हर दिन बेइज्जती कर रहा है लोन के मामले में। तो आज अपने बच्चों के शरीर पे चारों तरफ सांप डसने को हैं और ये सांपों को एक एक करके मारना है। अगर हम इकट्ठे हो जाते तो फट से मार देंगे। तो इस कड़ी में अपने को, जिन भाइयों को मेरी कल की और आज की और कल थोड़ी चर्चा करेंगे, ये समझ आई हो तो फिर एक अच्छा काम हो सकता है। अपने अपने नाम और नंबर केशु भाई को और ये बहन जी को लिखवा दो, एक टीम बनाएंगे। कल वो लेटर भेज देंगे ग्राम सभा की तरफ से, उसी लेटर के आधार पे जिस गांव में अच्छी मजबूती से लोग इकट्ठे हो गए अपने मुद्दों पे, उस गांव से भी भेज देंगे।
कौन करेगा? जो टीम बनेगी अपने समझदार साथियों की, वो साथी उन गांव में जाओ, 2 दिन 3 दिन वहां पे समझाओ, लोगों को इकट्ठा करो, कर्ज वाले मुद्दे पे वो लेटर जो कल हम भेजेंगे, वो ड्राफ्टिंग तैयार करके मैंने बना के धर दिया, उस पर साइन करके हर अलग अलग गांव से जब गांव तैयार होता जाएगा उसी गांव से भेजते जाएंगे। किसी भाई को कोई नुकसान नहीं आने वाला, किसी भाई पे कोई पुलिस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो काम करेगा गांव, और गांव होता है राम, तो गांव राम है, उसकी तरफ आंख उठाने की औकात किसी की है नहीं। बस शर्त एक है कि सबके दिमाग में ये ईमानदारी होनी चाहिए कि ये लड़ाई मेरे बच्चे के बचाने की है, और बच्चे के लिए तो कोई भी माँ और कोई भी बाप मर भी सकता है और मार भी सकता है। टटीरी को देख लो, टटीरी बोलते होंगे ना इधर, वो पक्षी होता है टटीरी। कई बार खेत में अंडे दे दे वो, और ट्रैक्टर वाला अगर एकदम ऊपर उसके टायर भी चढ़ाने को ना, बैठी रहती है, उड़ती नहीं, कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। हम तो फिर आदमी भी हैं, इतनी तो समझ है। तो उसे क्या सुबह मैं बता रहा था, मधुमक्खी से, बिरड़ से, कुतिया से, उस टटीरी से कुछ तो सीखना पड़ेगा अपने को। और ये जो अभियान है, ये संघर्ष है, ये संघर्ष अब बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे करके एक वर्ग बनाना पड़ेगा जो दाई माँ का काम सीखे, एक वर्ग बनाना पड़ेगा जो वैद्यों का काम सीखे, एक वर्ग बनाना पड़ेगा पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, यानी दुकान से दूर होकर पूरी पैदावार देसी तरीके से कैसे आए, उस पर भी काम करना पड़ेगा। ऐसे करके फिर न्याय की बात पे काम करना पड़ेगा कि गांव में सबसे ईमानदार आदमी कौन है, उस आदमी को बुलाया जाए और वो आदमी आके बात कहे कि बताओ इस झगड़े में ठीक क्या है। क्योंकि जो असली समाज के लोग हुए, अगर उनके बच्चे के साथ भी झगड़ा हो गया ना, तो उन लोगों ने अपने बच्चे को भी उतना ही दंड दिया जितना दूसरे को दिया। इतनी ईमानदारी चाहिए समाज में, तब तो व्यवस्था बनेगी। तो ऐसे लोग भी पैदा करने पड़ेंगे। तो अब अपने अपने अंदर झांकना शुरू करो, हम कितने लेवल के ईमानदार हैं। जितना जितना जिसका लेवल ईमानदारी का, उतना उतना काम करते चले जाओ। और ईमानदारी तो क्या, यही तो छोड़ना है कि जो मेरा उसको छोड़ो मत, और जो दूसरे का उसको लो मत, होगी ईमानदारी। इतना ही तो है, लालच ना आए बस। ये काम हम राजस्थान की इस भूमि से शुरू करते हैं, जहाँ पे कहावत है कि यहाँ पे पानी महंगा है और खून सस्ता है। ऐसी ज़मीन से हम ये दोबारा उम्मीद करते हैं कि सस्ते खून वाली ज़मीन से और महंगे पानी वाली ज़मीन से हम एक फिर से क्रांति पैदा करें। और ये जो ग्राम सभा की क्रांति, अपने अधिकारों को मांगने वाली क्रांति, अपने अधिकारों की घोषणा करने वाली क्रांति, अब पूरे भारत को पीछे पीछे लगा ले। हो सकता है ये काम, हो सकता है, बोलते तो नहीं, बोलते नहीं, हो सकता है। अगर हो सकता है तो आज इस ट्रेनिंग से और कल के सुबह के सेशन से अपन इस बीज को बो देंगे, इस पौधे को लगा देंगे, और ये पौधा फिर पूरे देश में एक क्रांति की मिसाल बनेगा। ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं आपसे भीख भी मांगता हूँ कि मेरा बच्चा परेशानी में है, अगर आप इस भीख को दे सकते हो सहयोग की, तो मैं आपके लिए एक एक कतरा बूंद बहाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा परेशानी में है। ये मेरी भीख मान लो आप, ये जोड़ी फैली पड़ी है और ये समस्या सबकी है। तो आप सब ने इतना सहयोग, इतना ध्यान से सुना। हम एक दूसरे के बच्चों को बचाने के लिए, एक दूसरे के परिवार को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत शानदार सुना, और कल सुबह आप जल्दी आ जाएंगे और जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। अगर लेट आए तो पूरी दोपहरी ख़राब हो जाएगी। तो सुबह जल्दी आ जाओ और जल्दी